ये तो एकदम सच बात है कि अगर दुनिया में आज भी डायनासोर मौजूद होते तो हमारी जिंदगी कहीं ज्यादा डरावनी होती। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे जानवर भी रहा करते थे जो डायनासोर के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े और खतरनाक हुआ करते थे, तो विशालकाय दैत्याकार सांपों से लेकर गहरे समुद्र में रहने वाले राक्षसों तक पेश हैं कुछ ऐसे खूंखार और डरावने जानवर जो डायनासोर के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे। डंकलियोस्टियस धरती पर विचरण करने वाले आज तक के सबसे भयानक प्राणियों में ज्यादातर पानी में रहा करते थे और डंकलियोस्टिस भी ऐसे ही जानवरों में से एक था। ये दैत्याकार मछली डेवोनियन काल के अंतिम चरण या आज से तकरीबन 370 से 360 मिलियन साल पहले एज ऑफ फेशिया मछलियों का युग कहे जाने वाले काल में पाई जाती थी। जानकारी के लिए बता दें कि ये डायनासोर से भी काफी पहले की बात है। डायनासोर इस धरती पर 245 मिलियन से 66 मिलियन साल पहले ही या मीजोजोइक एरा कहे जाने वाले युग में पाए जाते थे, जिसे वैज्ञानिकों ने ट्रेसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस नाम के 3 अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया है। डंकलियोस्टियस की लंबाई 26 से 32 फीट, बिल्कुल किसी शार्क जैसा छरारा शरीर, सिर पर एक मजबूत कवच और शक्ल ऐसी बदसूरत हुआ करती थी कि उसकी मां के अलावा किसी को भी पसंद न आए। भले ये मछली देखने में बड़ी भयंकर लगती हो, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके मुंह में एक भी दांत नहीं होते थे। लेकिन जरा संभल के, दांतों की जगह उनके मुंह से हड्डियों के तेज धार ताकतवर थूथन निकले होते थे जो किसी भी चीज को बड़ी ही आसानी से चबाकर चकनाचूर कर सकते थे। मैंने कुछ भी इसलिए कहा क्योंकि ये मछली खाने के मामले में जरा भी नखरे नहीं दिखाती थी और शार्क और दूसरी मछलियों समेत खुद अपनी प्रजाति को भी बड़े आराम से खा लेती थी। इसके खतरनाक थूथनों की लंबाई आजीवन बढ़ती रहती थी और वे एक दूसरे से टकराने लगते थे, जिससे उनकी धार खुद ब खुद किसी कैंची की तरह अपने आप तेज हो जाती थी। इसके जबड़ों की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वैज्ञानिकों के आकलन के मुताबिक ये जानवर 8000 पाउंड प्रति वर्ग इंच के दबाव से काट सकता था। कंपैरिजन के लिए बता दें कि किसी बब्बर शेर के जबड़े में केवल 650 पाउंड प्रति वर्ग इंच के अधिकतम दबाव से ही काटने की ताकत होती है। लेकिन डंकलियोस्टियस के अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। वो इतना खबू था कि जब देखो उसका पेट खराब रहता था और इसके जीवाश्मों के आसपास पची हुई और मुंह से उगली हुई मछली के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। शुक्र है कि डंकलियोस्टिस अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अगर आप वाव फैक्ट को भी इसी तरह विलुप्त होने से बचाना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। बस नीचे नजर आ रहे लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और साइड में दिखाई दे रही घंटी को भी अवश्य दबाएं। ऐसा करने से चैनल पर नया वीडियो आते ही आपको पता चल जाएगा। तो चलिए तैयार हो जाइए कुछ और भी खूंखार और डरावने जानवरों से मुखातिब होने के लिए। हेलिकॉप्रियन। यदि आप डंकलियोस्टियस की मौजूदगी की वजह से पानी में जाने के ख्याल से डरते हैं तो जरा हौसला रखिए। अभी आपने हेलिकॉप्रियन के बारे में सुना कहाँ है। करीब 270 मिलियन साल पुरानी 20 से 25 फीट लंबाई वाली इस मछली के रहस्यमय जीवाश्म ने वैज्ञानिकों को काफी लंबे समय तक परेशान करके रखा। रहस्य की शुरुआत हुई नुकीले और भारों वाली किसी मॉस्किटो कॉइल जैसे दिखने वाले बेहद तेजधार दांतों के जीवाश्म के मिलने से, जिसने लगभग सभी एक्सपर्ट्स को हैरानी में डाल दिया। रशियन जियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर पेट्रोविक कार्पिंस्की ने साल 1899 में इस अजीब जीवाश्म को शार्क जैसी किसी प्राचीन मछली का अंग बताते हुए हेलिकोप्रियन का नाम दिया। उन्होंने अंदाजा लगाते हुए बताया कि दांतों की अजीबोगरीब कॉइल मछली की नाक पर पार्टी में बजाई जाने वाली किसी परमानेंट सीटी की तरह जुड़ी होती थी। फिर भी इन जीवाश्मों ने आने वाली एक सदी तक वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर बनाए रखा। सभी वैज्ञानिक अपने हिसाब से अंदाजा लगाते, जिसके चलते हमें कुछ बहुत ही अजीबोगरीब दिखने वाली शार्क्स प्राप्त हुई। जैसे कुछ में दांतों की ये छल्लेदार लड़ी नाक से लटकती रहती, किसी शार्क में ये नीचे वाले जबड़े से लटक रही होती, कभी पीछे वाले पंखों से, कभी साइड वालों से, कभी कभी तो गले के अंदर। लेकिन साल 2013 में आइडेहो स्टेट यूनिवर्सिटी के लीफ टेप्लिना ने सही जवाब ढूंढ लिया। मछली के दांत किसी गोल आरी की तरह उसके नीचे वाले जबड़े में इस तरह फिट होते थे कि जबड़ा पूरी तरह से भर जाता था। मछली की उम्र बढ़ने के साथ ही जबड़े के पीछे नए दांत उगते रहते, वहीं सही मायनों में उसके ऊपरी जबड़े में दांत होते ही नहीं थे। तो हेलिकोप्रियन अपना शिकार पकड़ने के बाद उसे आखिर खाती कैसे थी? जवाब सुनकर आप शायद थोड़ा सा डर जाएं। जैसे ही शिकार जबड़े में आता, दांतों की कतार बिल्कुल किसी आरी की तरह पीछे की तरफ घूमने लगती। अब तक मिलने वाली सबसे बड़ी हेलिकोप्रियन उसके जबड़े की चौड़ाई 2 फीट की थी, जो इसे और भी डरावना बनाती है। कुदरत का लाख लाख शुक्र है कि ये दानव 225 मिलियन साल पहले धरती से लुप्त हो गया, वरना भैया मैं तो पानी में कभी भी पाँव न रखता।
टेरर बर्ड। फोरोस हेसडे नामक इस चिड़िया को वैज्ञानिकों ने टेरर बर्ड नाम का निकनेम दिया है और उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्राणी असल में किस हद तक खतरनाक रहा होगा। फिर भी एक बार मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बता देता हूँ। जब पृथ्वी से टकराने वाले एक बड़े से उल्कापिंड ने धरती से टीरेक्स और वेलोसिरैप्टर जैसे खूंखार डायनासोर्स का सफाया कर दिया, तो टेरर बर्ड दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की धरती पर रहने वाले सबसे बड़े शिकारी के रूप में उभर कर सामने आई और ये खिताब उनके पास अगले 60 मिलियन सालों तक रहा। प्रागैतिहासिक काल में रहने वाले पंखों वाले ये दानव 10 फीट ऊंचे होते थे। उनके पैर बिल्कुल किसी टीरेक्स की तरह और हुक वाली ताकतवर चोंच महज एक झटके में ही घोड़े जैसे जानवरों की रीढ़ चकनाचूर कर सकती थी। इस विशालकाय चिड़िया के आतंक का राज सेंट्रल अमेरिका बनने से भी पहले शुरू हो चुका था। जब दक्षिण अमेरिका अभी भी एक टापू था, दुनिया के दूसरे इलाकों में सेबर टूथ और भेड़िए जैसे शिकारियों का राज चलता था। लेकिन दक्षिणी अमेरिका में रहने वाले लगभग सभी प्राणी शाकाहारी हुआ करते थे, यानी टेरर बर्ड ढेर सारे जानवरों में से कुछ भी खा सकती थी, पर पूरे महाद्वीप पर उसे परेशान करने वाला कोई भी न था। बेहद फुर्तीला ये पक्षी अपनी कुल्हाड़ी जैसी नुकीली चोंच से सीधे शिकार की खोपड़ी पर वार करता था। इस ताकतवर वार से शिकार की खोपड़ी खुल जाती थी और वो तत्काल मर जाता था। इतना ही नहीं, सख्त हड्डियों से बनी उनकी खोपड़ी विरोधी के मांस को एकदम भुरता बना सकती थी और उनके ताकतवर पैरों की एक लात पड़ जाए तो किसी को भी भरी दोपहरिया में तारे नजर आ जाते। अपने 60 मिलियन सालों के राज में धरती पर टेरर बर्ड की 17 अलग अलग प्रजातियां आती जाती रहीं। फिर करीब 2.5 मिलियन साल पहले उनका धरती से हमेशा हमेशा के लिए सफाया हो गया। इस पक्षी को देखने के बाद तो मुझे सड़क के कबूतरों पर और भी प्यार आने लगा है भाई। प्लेटीबेलाडोन। किसी नॉर्मल से हाथी को अगर डरावना बनाना हो तो आप क्या करेंगे? बस उसकी सूंड के नीचे इस मोटे और बड़े से जबड़े को फिट कर दीजिए और आपका काम हो गया। ये शानदार जानवर भले ही किसी 7 साल के बच्चे की कल्पना की उपज जैसा लगता हो, लेकिन समय में 8 से 20 मिलियन साल पीछे जाने पर आपको यकीन हो जाएगा कि प्लेटीबेलाडोन की बातें उतनी ही सच हैं जितनी कि आपकी। आज के हाथियों के इस प्राचीन पूर्वज की सूंड के नीचे एक अजीब सा लंबा जबड़ा होता था, जिसके सिरे पर 2 छोटे चपटे हुए टस्क होते थे, जो असल में एक प्रकार के इंसिजर दांत थे। लेकिन इस अजीबोगरीब जबड़े का आखिर काम क्या था? क्योंकि जानवरों में ऐसा कोई भी अंग या आदत विकसित नहीं होती जो उनके किसी काम की ना हो। 1920 में जब प्लेटीबेलाडोन को पहली बार डिस्क्राइब किया गया तो दावा किया गया कि उसके निचले जबड़े किसी फावड़े की तरह काम करते थे, जो कि नदियों, दलदल या दूसरी नम जगहों पर मिट्टी और घास वगैरह खोद कर खाने के काम आते थे। लेकिन साल 1992 में जीवाश्म वैज्ञानिक डेविड लैम्बर्ट ने दावा किया कि ये जानवर अपने निचले जबड़े की मोटी झाड़ियां और लकड़ी काट कर खाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। ये प्राणी समुद्र तटों पर नहीं बल्कि मायूसिन युग में एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका की जमीन पर उगने वाले पेड़ पौधों को खाया करता था, जहां ये अपनी कुदरती कुल्हाड़ी से मोटी मोटी डालों को मुंह में रखकर बड़ी आसानी से चबाकर खा जाया करता था। चूंकि प्लेटीबेलाडोन के ये निचले जबड़े बाकी हड्डियों की तरह आसानी से जीवाश्मीकृत नहीं होते, इसलिए हम लकी हैं इसके बारे में इतना कुछ जान पा रहे हैं। शुक्र है कि उन्होंने बड़ी तादाद में नदियों और झीलों में दम तोड़कर हम पर बड़ा एहसान किया, क्योंकि ऐसी जगहें जीवाश्मीकरण के लिए सबसे अच्छी होती हैं। माना कि अगर ये जानवर आज भी धरती पर होते तो इंसानों के लिए कोई खास खतरा नहीं खड़ा करते, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये धरती पर विचरण करने वाले आज तक के सबसे डरावने जानवरों में से एक थे। एंड्रयू सार्क्स। पहली बार सुनकर तो यकीन नहीं होता कि एंड्रयू नाम का कोई जानवर किसी डायनासोर से भी ज्यादा डरावना हो सकता है क्या? पर इस खूंखार जानवर की शक्ल देखते ही शायद आपकी राय बदल जाएगी। हालांकि एंड्रयू सार्क्स का पूरा साबुत कंकाल आज तक कभी नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन साल 1929 में मंगोलिया में इसकी खोपड़ी का एक टुकड़ा मिला था, जो नापे जाने पर 3 फीट से भी ज्यादा लंबाई का था। उस अभियान को लीड कर रहे रॉय चैपमैन एंड्रयूज ने खोपड़ी में मौजूद विशालकाय दांतों के आधार पर घोषित किया कि ये जानवर पूर्ण रूप से मांसाहारी था और इसको नाम दे दिया अपने नाम पर, एंड्रयू सार्क्स मंगोलियंसिस। ये इस प्रजाति का आज तक का मिलने वाला इकलौता कंकाल है जो आज से करीब 45 से 36 मिलियन साल पहले इयोसीन युग के पूर्वी एशिया में विचरण किया करती थी। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने इस खोपड़ी से प्राप्त जानकारी और मीजोनिक्स कहे जाने वाले भालू जैसे एक दूसरे प्रागैतिहासिक जानवर से एंड्रयू सार्क्स के संबंध के आधार पर
इस जानवर के बाकी शरीर का एक मॉडल तैयार किया है। उनके मुताबिक 16 फीट लंबा ये जानवर सचमुच एक दानव था जिसकी ऊंचाई करीब 6 फीट हुआ करती थी। ताकतवर भेड़िए जैसे इस जानवर का शरीर और पूंछ काफी लंबी थी और ये अपने खुर वाले 4 पैरों पर चलता था। इसका मुंह काफी लंबा हुआ करता था जिसमें किसी भी हड्डी को कुचल सकने वाले बड़े बड़े दांत होते थे और इसका वजन 1764 पाउंड से 2200 पाउंड तक हो सकता था। अगर आपको ये अभी भी ज्यादा डरावना नहीं लग रहा है तो बता दूं कि एंड्रयू साक्स ये विशाल आकार उसे जमीन पर रहने वाले आज तक के सबसे भारी भरकम मांस भक्षी स्तनधारियों का बादशाह बनाता। कितना अजीब है ना। ये जानवर हिप्पो और व्हेल जैसी प्रजातियों का बेहद करीबी रिश्तेदार है और ये सभी आर्टियोडैक्टिल्स कहे जाने वाले प्राणियों के एक बड़े समूह का हिस्सा है। एंड्रयू साक्स के बारे में हमें लगभग सभी जानकारी सिर्फ उसी एक खोपड़ी से प्राप्त हुई है, इसलिए पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये खुद जानवरों का शिकार करता था या मरे हुए जानवरों की लाश खाता था। जो भी हो, मैं होता तो जरा भी रिस्क न लेता भाई। टाइटनोबोआ। अगर आपको सांप से डर लगता है तो आपको ये वीडियो छोड़कर थोड़ी देर के लिए इधर उधर टहलाना चाहिए। आज से करीब 60 मिलियन साल पहले पेलियोसीन युग के दौरान आधुनिक कोलंबिया के दलदलों में धरती पर रहने वाला आज तक का सबसे बड़ा सांप टाइटनोबोआ विचरण किया करता था। 50 फीट से भी ज्यादा लंबा और 2500 पाउंड से भी ज्यादा वजन वाला ये दैत्याकार सांप आज उन्हीं जंगलों में रहने वाले आधुनिक ग्रीन एनाकोंडा के मुकाबले 10 गुना ज्यादा भारी हुआ करता था। पर अफसोस कि टाइटनोबोआ का हश्र भी बिल्कुल टी-रेक्स के जैसा ही हुआ। डायनासोर्स के विलुप्त होने के महज कुछ ही मिलियन साल बाद प्रकट होने वाला टाइटनोबोआ दूर दूर तक फैले इन दलदली जंगलों पर राज किया करता था, जहां हर चीज आज के मुकाबले कहीं ज्यादा नम, गर्म और बड़ी हुआ करती थी। जैसे कि वहां पर सब कुछ बहुत ही बड़ा हुआ करता था, सो टाइटनोबोआ भी इतना बड़ा था कि फिजिक्स के नियम भी उस पर लागू नहीं होते थे। असल में हर प्राणी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव तले विकसित हुआ है और समुद्र में 100 फीट लंबी ब्लू व्हेल जैसे भारी भरकम जानवरों के जिंदा बचे रहने का इकलौता कारण है पानी में रहने वाले दैत्यों पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव काफी कम हो जाना। वैज्ञानिक कयास लगाते हैं कि टाइटनोबोआ ने भी इतना भारी भरकम आकार प्राप्त करने के लिए यही तरकीब अपनाई थी। शरीर का आकार इतना बड़ा होने के कारण इसे जमीन पर रेंगने में काफी असुविधा होती थी, इसलिए ये अपना ज्यादातर वक्त पानी में बिताता था। यानी आधुनिक कॉन्स्ट्रिक्टर बोआ की तरह दिखने के बावजूद इसका आचरण पानी में रहने वाले एनाकोंडा की तरह था। इमेजिन कीजिए आप आराम से पानी में खेल रहे हो और तभी पानी किनारे आपको ये जानवर नजर आ जाए तो क्या होगा। अब आप पूछेंगे भैया ये सांप खाता क्या था। जवाब है जो भी चीज उसके सामने पड़ जाए। ये प्राणी घात लगाकर शिकार करता था और अपनी बेमिसाल ताकत से शिकार का दम घोंटकर मार डालता था। ये शिकार के इंतजार में चुपचाप बैठा रहता था और सामने आने वाले विशालकाय कछुओं से लेकर बड़े बड़े मगरमच्छ तक को निकल जाता था। टाइटनोबोआ कब और कैसे विलुप्त हुए, इस बात का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। पर जरा सोचिए, अगर वो आज भी धरती पर होते तो हम अदना इंसानों पर कैसा कहर ढा रहे होते। जेकेलोप्टेरस। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि असल दुनिया के किसी जानवर की बात करते वक्त आपको विशालकाय समुद्री और बिच्छू शब्द एक साथ कभी नहीं सुनाई देगा। आपको जानकर राहत होगी कि ऑर्थोपॉड समूह के विलुप्त हो चुके यूरोप्टेरिडस या समुद्री बिच्छू की ज्यादातर प्रजातियों का साइज इंसान की हथेलियों के बराबर ही हुआ करता था। लेकिन आज से करीब 460 मिलियन साल पहले फ्लोरिजन युग में पाया जाने वाला बेहद डरावना जेकेलोप्टेरस इस बात का सबसे बढ़िया अपवाद था। 8 फीट की लंबाई तक बड़ा होने वाला ये बिच्छू धरती का आज तक का सबसे बड़ा ऑर्थोपॉड माना जाता है। इस बिच्छू के असली लुक के अंदाजे के लिए इमेजिन कीजिए एलियन फिल्म में मुंह पर चिपकने वाले प्राणी का साइज कई गुना बड़ा करने के बाद उसे पानी में तैरने की एक्स्ट्रा काबिलियत दे दी जाए। कड़े खोल वाली इसकी बॉडी का शेप किसी पैडल जैसा था और आकार में कई गुना बड़ा होने के अलावा ये बिल्कुल किसी हॉर्स शू केकड़े के जैसा दिखता था। जेकेलोप्टेरस के पास में चप्पू जैसे पैर थे और इससे पानी में तेजी से भागते हुए किसी का भी शिकार कर सकता था और शिकार का बड़ी आसानी से पीछा कर लेता था। खास तौर पर विकसित हुई टांगों के अलावा इस समुद्री राक्षस के पास किसी कैंची जैसे 2 बड़े पंजे भी थे जिसमें ये आती जाती मछलियों को फंसा लेता था। इस बिच्छू का ऐसा ही एक जीवाश्मीकृत पंजा साल 2007 में पाया गया था जिसकी चौड़ाई नापने पर पूरे 18 इंच निकली। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर ये विशालकाय समुद्री बिच्छू आज भी जिंदा होता तो आपको अपने विशालकाय पंजों में फंसाकर आपका सर किसी बादाम की तरह चकनाचूर कर देता। शुक्र है यूरोप्टेरिडस समेत जेकेलोप्टेरस का राज धरती से अचानक खत्म हो गया, जिसके लिए आज से 299 से 252 मिलियन साल पहले घटने वाली पर्मियन विलुप्तीकरण की घटना जिम्मेदार थी, जिसमें समुद्रों में रहने वाली 96% से भी ज्यादा प्रजातियों का विनाश हो गया था। फोबेरोमेस पैटर्सनी।
आपने गौर किया होगा कि प्रागैतिहासिक काल में पाए जाने वाले ज्यादातर जानवर मौजूदा दौर में पाए जाने वाले आधुनिक जानवरों के कई गुना बड़े और ताकतवर वर्जन से ज्यादा कुछ नहीं होते थे। और इस बात को साबित करने के लिए हॉबी रूम में स्पाइडर सैनी से बढ़िया प्रागैतिहासिक प्राणी भला और कौन हो सकता है। असली दुनिया का ये गॉडजिला धरती पर विचरण करने वाले आज तक के सबसे बड़े चूहों में से एक है, जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी और पूंछ की बात करें तो पूंछ 5 फीट लंबी होती थी। इस भयानक चूहे के प्राचीन अवशेष अर्जेंटीना, ब्राजील और वेनेजुएला जैसे देशों में स्थित कई स्थलों से प्राप्त हो चुके हैं। हालांकि इनका सबसे नजदीकी जीवित रिश्तेदार बेचारा गिनी पिग है, पर ये देखने पर बिल्कुल आज के कैपिबारा जैसे ही होते हैं, बस साइज और वजन उनसे कई गुना ज्यादा होता है। इन चूहों के कंकाल के परीक्षण से पता चलता है कि इनका वजन 800 किलोग्राम तक हो सकता था, जो बिल्कुल किसी अमेरिकन बाइजन के वजन जितना ही था। फोबोरोमिस पैटर्सनी के पिछले पैर आगे वाले पैरों के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े होते थे, जिससे पता चला कि ये खाना खाते वक्त पिछले पैरों पर बैठता था और आगे वाले पैरों से पेड़ पौधे तोड़कर मुंह में डालता था। कैपिबारा की तरह ही फोबोरोमिस का जबड़ा भी काफी चौड़ा होता था, जिसमें सामने के तेज धार दांत लकड़ी और घास फूस काटने काम आते थे। और पूरी तरह से शाकाहारी होने के बावजूद इन विशालकाय चूहों के सामने नवाले नुकीले दांत 1 फीट से ज्यादा लंबे होते थे, और अगर वे आपको पकड़ लें तो अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। झीलों और दलदलों के आसपास फोबोरोमिस का राज चलता था। फिर करीब 8 मिलियन साल पहले वे रहस्यमय ढंग से धरती से विलुप्त हो गए। तो अगली बार जब आपको सड़क पर कोई चूहा देखकर गुस्सा आए ना, तो ध्यान रखिएगा कि मामला इससे भी कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता था। हेलियोसिजीनिया जीवाश्म वैज्ञानिकों के लिए अक्सर ये बता पाना मुश्किल होता है कि कोई प्राणी असल में कैसा दिखता था, खासकर जब वो प्राणी 400 मिलियन साल पहले ही विलुप्त हो चुका हो। लेकिन हेलियोसिजीनिया का मामला फिर भी बाकी मामलों से कहीं ज्यादा पेचीदा था। इनफैक्ट वैज्ञानिकों को अंगूठे बराबर इस प्राणी के सर की लोकेशन मात्र पता करने के लिए इसे 50 साल से भी ज्यादा समय तक स्टडी करना पड़ा। इस अटपटे से जीव पर एक नजर डालते ही आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। साल 1977 में ब्रिटिश जीवाश्म वैज्ञानिक साइमन कॉनवे मॉरिस ने गौर किया कि 66 साल पहले कनाडिया के रॉकी माउंटेन्स में पाए जाने वाले बर्जेस शेल पत्थर में अजीब सा दिखने वाला आधा इंच लंबा एक जीवाश्म मौजूद था। इस प्राणी को पहले ही जोंक और केंचुओं की तरह एक एनिलिड बताया जा चुका था, लेकिन मॉरिस इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि ये प्राणी कांटे जैसे ढेर सारे पैरों की मदद से सचमुच चल सकता था और उसकी पीठ से कई लंबे हाथ भी निकले हुए थे। उन्होंने इसे हेलियोसिजीनिया का नाम दिया क्योंकि ये दिखने में इतना अजीबोगरीब था कि मानो आप कोई नशा करने के बाद हेल्यूसिनेट या भ्रमित हो रहे हों। लेकिन साल 1991 में शोधकर्ता लार्स रैम्सकोल्ड और हु शानहुआ ने मॉरिस के आइडिया को एकदम से उलट कर रख दिया। जिसे वो पीठ पर मौजूद हाथ बता रहे थे, असल में वो इस प्राणी के पैर थे, जिसके चलते उसका मॉडल ऊपर का नीचे हो गया। कांटे अब प्राणी की पीठ पर मौजूद थे और शायद खुद की रक्षा करने में काम आते थे। फिर साल 2015 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मार्टिन स्मिथ ने रिसर्च को आगे बढ़ाया और बर्जेस शेल के सैंपल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तले परख कर इसके सिर का पता लगा ही लिया, जिसमें न सिर्फ 2 आंखें बल्कि मुस्कुराते हुए दांतों का एक सेट भी था। हालांकि वैज्ञानिकों को पक्के तौर पर तो नहीं पता है हेलियोसिजीनिया आखिर खाता क्या है, पर इसके दांतों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी समेत खाने को गटक जाता था। भले ही हेलियोसिजीनिया आकार में बड़ा ना हो, पर यह वाकई में सबसे अजीबोगरीब और भयानक दिखने वाले प्राणियों में से एक है। एंथ्रोप्लेरा। ज्यादा लोग तो मामूली कीड़े मकोड़े देखकर ही कांप उठते हैं, लेकिन आज से दसियों लाख साल पहले ये डरावने प्राणी अक्सर बेहद विशालकाय आकार प्राप्त कर लिया करते थे। अब एंथ्रोप्लेरा को ही ले लीजिए। 8.5 फीट लंबा ये दैत्याकार गोजर कार्बोनिफेरस युग के अंतिम चरण में धरती पर विचरण किया करता था, यानी आज से करीब 359 से 299 मिलियन साल पहले। संभव है कि एंथ्रोप्लेरा पूरी तरह से शाकाहारी रहा हो और आज के मौजूदा गोजरों की तरह केवल गिरी हुई पत्तियां वगैरह ही खाता रहा हो, पर इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये देखने में बहुत ही डरावना सा लगता था। इस प्राणी के जीवाश्म से पता चलता है कि ये अपने सैकड़ों लंबे लंबे पैरों को जबरदस्त तालमेल के साथ इस्तेमाल करके जमीन पर तेजी से मूव कर सकते थे और रास्ते में आने वाले पेड़ व दूसरी रुकावटों से बचने के लिए दाएं बाएं भी होते रहते थे। एंथ्रोप्लेरा जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा बिना रीढ़ वाला प्राणी था, जिसका मतलब कोई भी जानवर उनका शिकार नहीं करता था।
कई टुकड़ों में बटे होने के कारण उनका शरीर इतना लचीला होता था कि जरूरत पड़ने पर वे सीधे आपको डराने के लिए आंखों से आंखें मिलाकर आपके सामने तनकर खड़े हो सकते हैं। ये शानदार कीड़े कार्बोनिफेरस युग का अंत होने के बाद बहुत ही जल्दी विलुप्त हो गए, क्योंकि उस दौरान पृथ्वी का नम जलवायु सूखने लगा, जिसके कारण इन विशालकाय कीड़ों का घर माने जाने वाले सदाबहार वर्षावन धीरे धीरे खत्म होने लगे। लेकिन आज की दुनिया में कीड़ों का साइज इतना बड़ा आखिर क्यों नहीं होता? सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी के मुताबिक प्रागैतिहासिक काल के कीड़े वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन की अधिक मात्रा का फायदा उठाते हुए राक्षसी आकार प्राप्त कर लेते थे। एंथ्रोप्लेरा के जमाने में धरती पर दूर दूर तक फैले दलदली जंगलों का उदय होने के कारण वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर 30% के लगभग पहुंच गया था, जो आज के मौजूदा स्तर के मुकाबले पूरे 50% से भी ज्यादा है। तो अगली बार जब भी कोई क्लाइमेट चेंज को सच मानने से इनकार करे तो एक बार उसे इस बड़े से डरावने गोजर का किस्सा जरूर सुनाइएगा। मोसासॉरस। आप सचमुच जुरासिक वर्ल्ड मूवी के अगर फैन हैं तो जबरदस्त चीज के चलते आप मोसासॉरस का नाम पहले से ही जानते होंगे। लेकिन सच तो यह है कि मोसासॉरस असल मायनों में कोई डायनासोर नहीं, बल्कि समुद्र में रहने वाला ये विशालकाय सरीसृप वास्तव में सांप और गो जैसे सरीसृपों का करीबी रिश्तेदार है, पर इससे वे कुछ कम डरावने नहीं हो जाते। गर्म खून वाला ये दैत्याकार मांसभक्षी आज से करीब 80 से 66 मिलियन साल पहले दुनिया भर के समुद्रों में पाया जाता था। वैसे तो आज तक इस जानवर का कोई साबुत नमूना नहीं मिला है, पर जीवाश्म वैज्ञानिक अंदाजा लगा सकते हैं कि मोसासॉरस की लंबाई शायद 45 से 50 फीट हुआ करती थी और वजन 5.5 टन के लगभग हुआ करता था। यानी ये किसी सिटी बस से काफी बड़ा और 2 वयस्क गैंडों के वजन से कहीं ज्यादा भारी हुआ करता था। गौर से देखने पर आप पाएंगे कि जुरासिक वर्ल्ड में दिखाए जाने वाले मोसासॉरस के विशालकाय जबड़ों में डरावने नुकीले दांतों की 2 एक्स्ट्रा कतारें मौजूद थीं। आप सोचेंगे कि मूवी में दिखाई जाने वाली बाकी चीजों की तरह डायरेक्टर ने ये दांत भी थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिए होंगे, पर ऐसा नहीं है। आज के आधुनिक सांपों की तरह मोसासॉरस के जबड़ों में पीछे की तरफ मुड़े हुए नुकीले दांत होते थे, जो सीधे जबड़े की हड्डी में मजबूती से जुड़े होते थे। जबड़ों में मौजूद मोटे मसूड़ों से घिरे ये नुकीले दांत शिकार को पकड़कर उसे निगलने की प्रक्रिया को बहुत ही आसान बना देते थे। चूंकि मोसासॉरस सांप, मॉनिटर लिजर्ड और कोमोडो ड्रैगन जैसे जानवरों से संबंधित है, इसलिए संभव है कि इसके मुंह में भी चिमटी जैसी कटी हुई जुबान मौजूद रही हो। पर ये बात तो हम कभी जान नहीं पाएंगे, क्योंकि आमतौर पर शरीर के मुलायम हिस्सों का जीवाश्मीकरण नहीं होता। ये जानकर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए कि मोसासॉरस एक बहुत ही सफल शिकारी हुआ करता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पेट में हमें हड्डीदार मछलियां, समुद्री कछुए, प्लीजियोसॉर्स जैसे दूसरे प्रागैतिहासिक सरीसृप और यहाँ तक कि समुद्री चिड़ियों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस प्राणी के जीवाश्म धरती के सभी महाद्वीपों पर प्राप्त हुए हैं, यहाँ तक कि अंटार्कटिका में भी क्रीटेशियस युग के दौरान समुद्रों पर मोसासॉरस का ही राज हुआ करता था। फिर केपीजी घटना में उल्कापिंड धरती से टकराई और डायनासोर के साथ साथ इन शिकारियों का भी सफाया कर दिया। ट्रायसिक क्रेकेन। समुद्र में जाने वाले लोग सदियों से एक विशालकाय समुद्री राक्षस के किस्से सुनाते जा रहे हैं, जो जहाजों को पलटकर उनके क्रू मेंबर्स को खा जाता था, जिसे वे क्रेकेन कहते थे। इन बेहद विशालकाय जानवरों को बहुत सी हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जा चुका है, पर क्या वे इस दुनिया में सचमुच में हुआ करते थे? साल 1857 में डेनिश जीव वैज्ञानिक जेपिटस सटिनस्ट्रप ने तट पर बहकर आने वाली स्क्विड की एक 3 इंच चौड़ी बड़ी सी चोंच का परीक्षण किया, जिसके बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि क्रेकेन की बातें सच हैं और वो एक तरह की जायंट स्क्विड थी, जिसे उन्होंने आर्किट्यूथ्स डक्स या रूलिंग स्क्विड का नाम दिया। तब से लेकर अब तक तट पर बहकर आने वाले स्क्विड के शरीर के टुकड़ों से जायंट स्क्विड की 30 अलग अलग प्रजातियों की शनाख्त की जा चुकी है। बेहद गुपचुप प्रवृत्ति वाले ये जानवर गहरे समुद्र में रहते हैं और आज तक पूरी तरह से सुरक्षित नमूना न मिल पाने के कारण कोई नहीं बता सकता कि इनका साइज कितना बड़ा हो सकता है। कुछ अंदाजों के मुताबिक इस वक्त की सबसे विशालकाय जीवित स्क्विड कोलोसल स्क्विड है, जिसे अब तक सिर्फ स्पर्म व्हेल के पेट में मिलने वाली चोंच से पहचाना जा सका है। इसका वजन 1500 पाउंड और लंबाई 33 फीट हो सकती है। भले ही ये स्क्विड आकार में क्रेकेन जितनी बड़ी ना हो, पर क्या प्रागैतिहासिक समुद्रों में ऐसा कोई राक्षसी प्राणी विचरण किया करता था? कम से कम साउथ हेडली मैसाचुसेट्स में स्थित माउंट हॉलियोक कॉलेज के प्रोफेसर मार्क मैक मेनामिन तो ऐसा ही मानते हैं। मार्क के मुताबिक ट्रायसिक युग के
के शुरुआती दौर में 100 फीट लंबाई वाली विशालकाय स्क्विड का वजूद रहा होगा, जो आज की डॉल्फिन्स की तरह दिखने वाले किसी स्कूल बस जितने बड़े सरीसृप इक्थियोसॉरस को खाकर अपना पेट भरा करती थी। मार्क ने इस आइडिया को सबसे पहले साल 2011 में मिनियापोलिस में होने वाली जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की एनुअल मीटिंग में साझा किया था। उन्होंने अपनी इस थ्योरी का आधार नवादा में मिलने वाले इक्थियोसॉरस की जीवाश्मीकृत रीढ़ के 9 टुकड़ों को बनाया था, जो किसी सेफेलोपॉड के टेंटिकल्स पर पाई जाने वाली सकर डिस्क में मेल खाते पैटर्न में व्यवस्थित थी। मार्क का मानना है कि कोई सचमुच का क्रेकेन इस समुद्री रेप्टाइल को मारकर उसे बाद में खाने के लिए उसकी लाश को अपने ठिकाने तक खींचकर ले गया और हड्डियों को इस पैटर्न में अरेंज कर दिया। वे आगे दावा करते हैं कि आधुनिक सेफलोपॉड्स बहुत ही बुद्धिमान प्राणी होते हैं और ऑक्टोपस जैसे जीव भी अपनी मांद में हड्डी, शेल और पत्थर वगैरह चीजें इकट्ठा करते हैं, लेकिन दूसरे जीवाश्म वैज्ञानिक इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वहीं कुछ का कहना है कि सेफलोपॉड्स द्वारा शिकार को मांद में इकट्ठा किए जाने के कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वहीं कुछ ने तो प्रोफेसर मार्क पर नेवादा में मिलने वाली उन प्रागैतिहासिक हड्डियों को चाय की पत्ती की तरह आंकने का आरोप लगाया है। लेकिन साल 2013 में मार्क नेवादा की उस साइट पर वापस पहुंचे जहां उन्हें एक दूसरा जीवाश्म मिला। उनका मानना है कि ये जीवाश्म ट्राइसिक क्रेकेन की बड़ी सी चोंच का ही एक हिस्सा है। बदकिस्मती से ये टुकड़ा इतना छोटा है कि पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये किस प्राणी के शरीर का हिस्सा है। माना कि आज हमारे पास दैत्याकार स्क्विड्स की मौजूदगी के सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन प्रोफेसर मार्क की थ्योरी हमें यह मानने का कारण देती है कि दूर अतीत में स्क्विड्स बेहद विशालकाय आकार तक पहुंचा करती थी। ये तो सभी जानते हैं कि अब तक हम इंसान विशालकाय समुद्र के 5% से भी कम हिस्से का ही सर्वे कर पाए। सो ये पूरी तरह से मुमकिन है कि किसी जमाने में इंसान की नजरों से दूर गहरे समुद्र में विशालकाय स्क्विड से भी कहीं ज्यादा भयानक प्राणी विचरण किया करते होंगे। अगर आपको इनमें से किसी एक प्रागैतिहासिक राक्षस को जीवित करने का मौका दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना जवाब जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।